जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमिक्स की क्लास है और पिछले इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई शुरू की थी और पहली पंचवर्षीय योजना पे हमने एक समरी यानी कि एक सारांश अध्ययन किया था जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य था। आज अगर हम बात करें तो आज दूसरी पंचवर्षीय योजना हमें पढ़नी है, लेकिन दूसरे के साथ साथ तीसरी भी आज हम पढ़ेंगे क्योंकि दूसरी और तीसरी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखती है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो उसका लक्ष्य था, उससे कहीं ज्यादा हमने लक्ष्य प्राप्त किया था और इस उल्लास ने दूसरी पंचवर्षीय योजना लाने के लिए यानी कि एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था कि भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना आनी है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का कहते हैं कि मॉडल पीसी महान लोइस जी ने तैयार किया था। पीसी महान लोइस जी का पूरा नाम प्रशांत चंद्र महान लोइस था। आप सभी जानते हैं कि 29 जून को इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि भारत की सांख्यिकी की खोज करने वाले व्यक्ति यही हैं और अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि जब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाते हैं हम 29 जून को, तो आप हमें बताएं कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आते रहते हैं, ये अच्छा लगता है। जैसे कि कल रीजनिंग की क्लास में एक प्रश्न किया गया था G7 G8 दिमाग में चल रहा था, तो G7 जब आया तो G7 में कितने देश है मैंने पूछा था, तो शिखा अवस्थी जी लिखती हैं कि सर G7 में H देश हैं। H मतलब 8 देश हैं। जी बिल्कुल, आपने कोडिंग करना सीखा, अच्छी बात है, लेकिन पहले थे अब 7 हो गए हैं। तो शिखा जी कृपया करके अपने इस उत्तर को सही कर लीजिएगा और एक बार फिर से गूगल बाबा की सहायता लीजिएगा और उन 7 देशों का जिक्र करिएगा कि वो देश कौन कौन है, कौन बाहर हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस पर चर्चा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। उस पर चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। ये आपकी कमेंट्स का उत्तर है कि जो गलत है उस चीज को निकालिए, अपने डाटा को क्लियर करिए, सही करिए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर से कभी कभी सफलता नहीं मिलती है और फिर सिलेक्शन से हम 1 नंबर दूर हो जाते हैं। वो दर्द बहुत बुरा दर्द होता है जब 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने डाटा को बिल्कुल क्लियर करिएगा। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि पीसी महान लोइस जी ने इसका मॉडल तैयार किया था, लेकिन सोचिए पीसी महान लोइस जी ने 1953 में ही इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पेश कर दिया था, यानी कि उन्होंने इस मॉडल को बना दिया था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक रही, उसके 2 साल के भीतर ही हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बना लिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बना लिया। पीसी महान लोइस जी ने इस मॉडल को जब नेहरू जी को दिखाया तो उस समय अगर हम बात करें तो एक नाम मैंने आपको बताया था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, मैंने आपसे बताया था, एक HC मुखर्जी थे और एक VT कृष्णमाचारी थे। तो VT कृष्णमाचारी ने इस मॉडल का बहुत समर्थन किया, सहयोग किया और इसमें उनका भी योगदान था पीसी महान लोइस के साथ साथ। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो VT कृष्णमाचारी बनाए गए। कौन बनाए गए? VT कृष्णमाचारी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष थे वो GL नंदा थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष महोदय बन रहे हैं वो VT कृष्णमाचारी बन रहे हैं। तो अब देखिए यहां से हम करते हैं, यहां पे बात करें तो सेकंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखना यहां से, ये बहुत ध्यान समझना क्योंकि यहीं से सारा खेल आपको समझना है। अब होता क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर हम समय कहें तो 1956 to 61 है और तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी यहीं से निकल के आती है 1961 से 1966 तक। समझना, ध्यान समझना बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसमें A to Z सारी बातें मालूम चलेंगी कि हमारे पेपर में कहां से ज्यादा आता है। और थंबनेल पर आप देख भी रहे होंगे कि भारत के उपवास की कहानी, भूखे भारत की कहानी, भूखे भारत की कहानी, भारत के उपवास की कहानी इन्हीं दोनों से जुड़ी हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या डिसाइड किया था? पहली पंचवर्षीय योजना में हमने ये डिसाइड किया था कि हम किस पर बल देंगे? हम भाई कृषि पर अधिक बल देंगे, यानी कि एग्रीकल्चर पर हमने फोकस किया और उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की। तो अब सफलता प्राप्त की, जाहिर सी बात है उल्लास से हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है और हमने इस बार क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था
वो औद्योगिकरण रखा, यानी उद्योग के ऊपर हमने डिपेंड होना शुरू किया। विदेशों को देख करके हम उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं कि हम हमारे यहाँ जो है आयात निर्यात कुछ बढ़े, यानी कि हमारे यहाँ कुछ उत्पादन होगा तो हमारे यहाँ आयात निर्यात की जो व्यवस्था है वो बढ़ेगी और विश्व स्तर पर जो एक कहते हैं कि गुट निरपेक्ष और संगठन में हम शामिल होंगे और फिर इस प्रकार हम भारत को विश्व मंच पर हम स्थापित कर सकते हैं, स्टैंड दिला सकते हैं। इस उद्देश्य से यहाँ पर औद्योगिकरण का जो है व्यवस्था अपनाई गई। कब? 1956 से 1961, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब होता क्या है इस पंचवर्षीय योजना में, अगर हम बात करें तो ये जो 5 वर्ष हैं, इन्हीं 5 वर्षों के खेल को आपको समझना है। 5 वर्षों के खेल को अगर समझने की बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें कुछ भी ज्यादा हेर फेर नहीं है। हेर फेर यानी कि कुछ भी उलट फेर ज्यादा नहीं है। आप लोगों को ये पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम कहें तो भारत में उद्योग खोले गए। आपको पता है कि राउरकेला खोला गया था। तो राउरकेला जो है वो कहां खोला गया, किस राज्य में खोला गया, किस जिले में खोला गया। अब तक प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि राउरकेला किसके सहयोग से खोला गया था। ठीक है, आप ये सब बातें, अब प्रश्न थोड़े से पुराने हो चुके हैं। राउरकेला आपको पता है कि जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। राउरकेला अगर बात करें तो उड़ीसा के किस में है, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो सुंदरगढ़ में, उड़ीसा के इस जिला है सुंदरगढ़, उसमें स्थापित है। समझ गए आप? ये बात को ध्यान में कहीं नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करिए जब भी मेरी क्लास हुआ करेगी, क्योंकि मैं लिखने पर कम यकीन करता हूं, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि मैं बोर्ड पर टाइम बर्बाद करूंगा लिखने से, जितनी बात मुझे बोलनी है मैं वो बोल नहीं पाऊंगा। तो कोशिश यही रहती है कि जो खास जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको सिर्फ जो हेडलाइंस बनाकर दे दी जाए, या हम कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लिख सकें, बस वो चीजें। बाकी आप अगर देखेंगे तो कोशिश यही क्या करिए कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करिए और उसको नोट डाउन किया करिए। ठीक है, तो राउरकेला के उड़ीसा राज्य में है और किस जिले में है, तो ये आपको पता है कि सुंदरगढ़ जिले में उड़ीसा का ये जो पड़ता है राउरकेला, वो है जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। अब यहाँ पे दूसरा एक आता है कि हमारा भाई भिलाई। तो भिलाई आपको पता है कि भिलाई लौह इस्पात, यानी कि हमारी जो देखिए स्टील लौह सब इसको मिला के हम खोल रहे हैं, ये स्टील उद्योग लौह उद्योग तमाम है। तो भिलाई जो खोलेगी वो छत्तीसगढ़ में, यानी कि उस समय अगर भिलाई की बात करते तो मध्य प्रदेश में था। लेकिन सन 2000 यानी कि अगर बात करते विभाजन, यानी कि जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का विघटन किया गया सन 2000 में, इनको तोड़कर नए राज्य बनाए गए, तो उसके बाद से जो भिलाई है, ये क्वेश्चन जो है अब आता है आपका छत्तीसगढ़ एमपी, यानी एमपी से कट करके बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये है, तो छत्तीसगढ़ के अगर बात करते हैं यहाँ पे दुर्ग जिले में, एक दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ में, उस जिले में है। यहां से एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि भिलाई में जो लौह उत्पाद होते हैं वहां पे इस्पात हमारे, वहां किसका निर्माण सर्वाधिक होता है, यानी कि निर्माण किस निर्माण के लिए जाना जाता है भिलाई। तो भिलाई आप जानकर हैरान होंगे कि रेल के लिए, यानी कि रेलों के निर्माण के लिए, रेलगाड़ी अलग है, रेल अलग है। देखो, लोहे की पटरियों को रेल, लौहपथगामिनी, रेलगाड़ी का शुद्ध हिंदी नाम अगर कहें हिंदी भाषा में लौहपथगामिनी। रेलवे स्टेशन का हिंदी में नाम भगभग अड्डा। सुनकर के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये कैसे नाम है। तो ये भारतीय सभ्यता अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो वैसे ही तो रेल, यानी कि जो पटरियां होती हैं उनको बोलते हैं रेल, उस पर दौड़ने वाले वाहन को गाड़ी कहते हैं। तो ये बनती है रेलगाड़ी, दो शब्दों से मिलकर बनी है रेलगाड़ी। आपकी हिंदी वाले सौरभ सर जी इसका अच्छे से व्याख्यान करेंगे, कल उनकी क्लास होनी है, आपको पता है। वर्णमाला चल रहा है, वर्णमाला का 2 भाग आ चुका है, कल यानी कि तीसरा भाग आप पढ़ेंगे। हमें पता है कि आप लोग उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 2 ही क्लास मिल पाती है उनकी। कोशिश यही है कि क्लासेस उनकी बढ़ाई जाए। तो अब आपको भिलाई याद है, भिलाई कहां से है, भिलाई की बात हो गई। अब भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था आप मुझे बताओगे। अब भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था, तो भिलाई अगर हम बात करते हैं रूस के सहयोग से खोला गया था। एक प्रश्न यहां से अच्छा सा और बन जाता है, रूस का प्राचीन नाम हमें बताएं, रूस का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा। ओके, अब एक और यहां से आता है कि अगर हम बात करें, देखो 5 जो उत्पाद जो इंडस्ट्री है वो स्थापित की गई थी, उद्योग, लेकिन इसमें 3 बहुत खास होती है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की किसमें है, किस जिले में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के। देखो बहुत अच्छा सा नाम यहाँ आता है, इसको मैं थोड़ी देर हटा देता हूँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी। दुर्गापुर अगर हम कहें तो एक नाम आता है यहाँ पे वर्धमान। ठीक है, एक नाम है वर्धमान, लेकिन देखो यहाँ पे वर्धमान है, वर्धमान नहीं है, वर्धमान है। वर्धमान की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्धमान किसी के बचपन का नाम है।
किसी महापुरुष के बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है, और वर्धमान लिखा हुआ है, तो आपको जब इतिहास में उस महापुरुष की जीवन गाथा को पढ़ते हैं और जब वहां वर्धमान नाम आता है तो आपको ये दुर्गापुर का जिक्र दिमाग में आना चाहिए कि यार दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थापित है। इसकी जो स्थापना है किसके सहयोग से हुई थी, तो आपको पता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के सहयोग से ये खोला गया था। तो यहाँ पे ये बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। दोस्तों देखो, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा बच्चा ये है ना, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो साथी है, हमारा जो भाई है, वो ये करता है कि यार एक साथ वो कितनी चीजों को याद करे, क्या क्या पढ़े, बेचारा पागल हो जाता है। मैथ 3 घंटे पढ़नी है, 2 घंटे रीजनिंग लगानी है, 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, उसके बाद जीएस इतना बड़ा बवाल है कि जीएस में 5 विषय दिखते हैं लेकिन 15 विषय हो तो उसमें छिपे हुए हैं। अब बेचारा करे तो क्या करे वो। तो इन्हीं सब की समस्याओं से निकलने के लिए, निजात पाने के लिए एक जो इन्वेंशन है वो है मैसिव जीएस। इसीलिए मैं बार बार आपको हर क्लास में बोलता हूँ कि मैसिव जीएस, मैसिव जीएस क्या है ये जान लीजिए आप। जैसे मैसिव सॉन्ग सुनते हैं उसी की तर्ज पर बनाया गया है मैसिव जीएस। मैसिव जीएस यानी कि बोले तो एक चीज से दूसरे चीज को रिलेट कर लेना, जोड़ लेना, ये नाम से हम कहीं और जा सकते हैं, ठीक है, यही है मैसिव जीएस। ओके दोस्तों, तो इस चीज को बनाकर रखिए। आपको वाकई में बता रहा हूं, जो आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, बार बार याद करते हो, बार बार भूल जाते हो, ये नहीं हो भूलोगे अब, ठीक है, अब नहीं भूल पाओगे। बस आपको बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, ठीक है। जो सभी बोलते हैं भाई वो तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बोलने से तो बोलने कहने से तो कुछ होता है ना। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से कुछ होता है, करते रहा करिए, ठीक है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा भाई हेल्प करिए, ठीक। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि ये दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर के बाद की बात अगर हम करते हैं कि अब इसमें यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या क्या और ध्येय रहा, क्या क्या और उद्देश्य रहा। आपको पता होगा कि इसका जो टारगेट रखा गया था 4.5 टारगेट रखा गया था, लेकिन इससे हमें लाभ कितना मिला, तो अगर कहते हैं 4.27, हाँ 27 के आसपास ही था, इतना हमको ये टारगेट अचीव हम कर पाए थे। यानी कि पिछली पंचवर्षीय योजना में हम दुगना निकल गए थे। इस पंचवर्षीय योजना में हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ही परसेंट रह गए, उसके पीछे रह गए, यानी उससे हम पीछे रह गए कि हम इतनी चीजें नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे समझना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस 5 सालों का विवरांत सुनना, 5 सालों के जो विवरण है उनको सुनना कि क्या क्या चीजें इस 5 सालों में हुई। देखो 1956 में ये योजना शुरू हुई, तो 1956 में भारत में क्या कार्य विशेष रूप से किए गए। आपको पता है कि 1956 में पहला राज्य भाषा के आधार पर आपका एक स्थापित हुआ, ठीक है, पता है आपको ना, 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं तो आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी। 1956 में कहा जाता है कि भारत में लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जो अपनी स्थापना वर्ष मनाते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हमारा उत्तर प्रदेश भी स्थापना वर्ष मनाता है। आप में से बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स में उत्तर कहेंगे कि सर जी कैसे मनाता है स्थापना वर्ष, यूपी तो 24 जनवरी को मनाता है। आप में से दिमाग में बहुत से लोगों के प्रश्न आएगा, लेकिन यूपी का नामकरण जो दिवस है वो है 24 जनवरी। यूपी के नामकरण का जो दिवस है वो है 24 जनवरी। यूपी की स्थापना, यूपी के गठन, यूपी यानी यूपी जो नाम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश नाम मिल रहा है, राज्य का जो दर्जा मिल रहा है वो हमको 1 नवंबर 1956 को मिल रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर छत्तीसगढ़ भी मनाता है। देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमाम ये तो 3 आपको फेमस है। आप जब आगे निकलोगे तो उड़ीसा भी है। अब इसमें आपको बहुत से मिलेंगे, आप आज सर्च करना, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ओके चलो, अब 1956 में आपने एक चीज देखा कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य बना है, यानी कि कहते हैं आंध्र प्रदेश। तो देखो पंचवर्षीय योजना के साथ साथ हम कितनी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है, देखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखना 1957 और 1958 ये दोनों एक दूसरे से बड़े अच्छे रिलेट करते हैं। 1958 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक होमी जहांगीर भाभा जी थे। आपको पता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, आपको ये पता होगा परमाणु भट्टी नहीं कह रहे, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु भट्टी तो हमारे यहाँ 1948 में स्थापित हुई थी। पहली परमाणु भट्टी भारत के बंबई के ट्राम्बे में स्थापित की गई थी, ठीक है। आपको पता है कि ये होमी जहांगीर भाभा की ही देन है, परमाणु भट्टी और परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1958 में हुआ। एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि भारत में परमाणु भट्टी के जनक जो है होमी जहांगीर भाभा हैं, तो विश्व में परमाणु भट्टी के जनक कौन है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। विश्व में परमाणु
भट्टी के जनक, है ना, नाभिकीय रिएक्टर जो आपका होता है उसके जनक कौन है? तो मैं ही उत्तर दे देता हूं, एनरिको फर्मी जी हैं। एनरिको फर्मी है, ये नाम नोट करते रहा करिए, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, जिसे कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट वांटेड प्रश्न होते हैं एग्जाम के पॉइंट से। और मैं वही कर रहा हूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का बच्चा है, पैट का बच्चा है, सीटेट का है, टेट का है, सुपर टेट का है, दरोगा का है, पुलिस का है, तो इन सब के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी देर हो रही है, विलंब हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, समय का उलटफेर हो रहा है, जो कहा गया वो नहीं हो पा रहा है, उसकी भी वजह है, स्वास्थ्य सही नहीं रह पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि स्नोफीलिया की शिकायत हो चुकी है मुझे, और स्नोफीलिया ज्यादा उससे दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जब थोड़ा सही होता है तो फिर मैं शूट करता हूँ, तब आपके लिए अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब बस जैसे ही शिक्षण जगत खुल जाए और उसके बाद आपके लिए मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, ठीक है, और लाइव का मजा ही कुछ और होता है, तब तो फिर जम के पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे समझना कि ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग, ये आपका है परमाणु ऊर्जा आयोग। अब देखना, ये परमाणु ऊर्जा आयोग है, लेकिन 57 में क्या घटना घटी? 1957 में कहते हैं कि भारत में यानी कि एक स्कीम चलाई गई। टैलेंट, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो भी हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से या हमारे देश के जुड़ने के लिए जो भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी या बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तो एक योजना चलाई गई, इसका नाम था सर्च टैलेंट। उस जमाने में सर्च टैलेंट, यानी कि गूगल नहीं है भैया अभी हमारे देश में, अभी हमारे देश में नेट नहीं आया है, इंटरनेट की शुरुआत अभी विश्व में भी नहीं हुई है। सर्च सिर्फ नाम दिया गया, तलाश, है ना, वो सर्च बार वाला सर्च बार मत समझिएगा जो फोन के ऊपर सर्च बार होता है, इसमें आप कहते हैं कि हेलो गूगल, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। तो सर्च टैलेंट एक योजना शुरू की गई भारत में, और स्कॉलरशिप योजना शुरू की। सर्च टैलेंट स्कॉलरशिप एक योजना लाई गई, जिसके तहत भारत में हम अपने सर्च, यानी भारत में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आगे निकल के आए। इन्हीं सब की योजनाओं का लाभ उठाया था कलाम साहब ने, हमारे प्यारे कलाम साहब ने। कलाम साहब इसी योजना के तहत, इसी स्कॉलरशिप के तहत वो दुनिया के सामने उभर कर आए थे, क्योंकि एक मध्यम वर्ग गरीब परिवार का बच्चा जो इतने बड़े सपने देखता है, जिसको सपने देखने का शायद अधिकार नहीं ये जमाना देता है, उन सब बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए योजना चलाई गई थी, ठीक है। इस योजना के बाद बहुत लाभ हुआ, काफी लोग नाम निकलकर सामने आए। आज अगर हम बात करते हैं तो आप जो सतीश धवन आप देख रहे हैं, ये सब जो स्पेस सेंटर है, ये सब की अगर हम बात करते हैं, ये सब उसी योजनाओं की देन है, ये सब भारत की उन्हीं योजनाओं का चमत्कार है, ठीक है। चलो अब यहां से एक प्रश्न और अच्छा सा निकल गया, ये 1957 है, आप देख रहे हैं, इसी समय भारत ने क्या किया कि अपना पंचांग, अपना कैलेंडर, ठीक है, 22 मार्च 1957 को भारत ने अपना जो पंचांग कैलेंडर है शक संवत, उसको स्वीकार किया। विक्रम संवत के आधार पर संविधान को स्वीकार किया गया है, लेकिन भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकार किया गया वो शक संवत स्वीकार किया गया। इसीलिए आप जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की जब प्रस्तावना की जो अंतिम लाइन है, मिति मार्च शुक्ला संवत जो है विक्रमी को 2006 को हम संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं, ये लाइन पढ़ते हैं आप, तो ये विक्रम संवत साफ साफ लिखा है, विक्रम संवत सप्तमी 2006 मिति मार्च शुक्ल को हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो लाइन विक्रम संवत की दी जा रही है, तो संविधान को विक्रम संवत तिथि के अनुसार अपनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जो हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत है। आप मुझे बताओगे, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे, शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का डिफरेंट है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। शक संवत किसने शुरू किया गया था, विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, इन दोनों बातों को मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे, यानी 3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं, ठीक है। शक संवत किसने शुरू किया, विक्रम संवत किसने शुरू किया, और दोनों के बीच समय का अंतर कितना होता है, ये प्रश्न के लिए आप तैयार रहा करिए। बस ये ईमानदारी से आप होमवर्क किया करिए। कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट्स उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं आपके कमेंट्स पढ़े नहीं जाते हैं, पढ़े जाते हैं। बिना पढ़े मुझे मालूम न चलता कि G7 में G8 देश शिखा जी ने लिखा है, GH उन्होंने लिखा था, H सदस्य, ऐसे ही उन्होंने कोड में लिखा भी, अच्छा लगा कि कोडिंग उनको याद है, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी ये चीज मालूम चल पाती है, ठीक है। टेक्निकल टीम है वो पढ़ती है, तो कुछ कमेंट्स होती है जो बता देती है। अभी तो कमेंट्स बहुत कम ही आ रहे हैं, तो सबके कमेंट्स पे हम गौर कर सकते हैं। जब ये कमेंट्स लाखों हजारों में होंगे तो हम कमेंट्स सबके नहीं कर पाएंगे सर्च कि हाँ किसका कमेंट्स क्या रहा, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ठीक है। कि आप एक एक याचिका, यानी कि हर एक फ्रेंड, सुना नहीं, हर एक गाना था, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है, हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है, तो इसलिए आपके सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा
कि 57 में मैंने कहा टैलेंट योजना शुरू की गई और 57 में ही मैंने कहा कि आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर है 22 मार्च को अपनाया गया शक संवत। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1959 की। 1959 की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष भारत में टेलीविजन पहली बार लाया गया, यानी कि टेलीविजन टीवी का प्रसारण भारत में पहली बार किया गया। पहली बार टेलीविजन भारत में आया। अब टेलीविजन के आते ही हमारे सामने एक दृश्य बन जाता है दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन वो घूमता हुआ सा चैनल दूरदर्शन बनकर के आता था और वो प्राचीन जमाना एंटीने को हिलाना, आया हाँ आया, अरे हाँ रुको रुको बस आ रहा है हाँ आ गया। आपको वो चीजें याद आती होंगी। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत से सीरियल की ओर बढ़ते हैं, महाभारत, चंद्रकांता, रामायण, ठीक है, इन सब की चित्रहार, ये सब जो सीरियल थे आया करते थे, बेताल, ठीक है, जो बेताल 25 चलता था। फिर बहुत से सीरियल्स जो हम चलते देखा करते थे, कैप्टन व्योम है, तमाम नाटक है, विराट है, इन सब चीजों के जिक्र दिमाग में आने लगते हैं कि हाँ यार उस जमाने में चीजें चला करती थी। लेकिन भारत का पहला जो सीरियल था जो टीवी पर शुरू किया गया, मुझे आप बताओगे दूरदर्शन पर पहला सीरियल आने वाला, उस सीरियल का नाम बताएं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला सीरियल और दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य है वो क्या है, ये मुझे आप बताओगे। समझ में आया? देखो यहाँ पे दूरदर्शन आ चुका है, लेकिन दूरदर्शन के साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो टीवी के साथ साथ रेडियो की बात करें अगर हम, तो रेडियो जो है आपका वो 1927 में आया था। और रेडियो का ध्येय वाक्य भी मुझे आप बताओगे, यानी ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो नहीं ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि रेडियो प्रसारण था, यहाँ पे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया इसको। तो आप ये मुझे बताओगे कि 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ तो इसका आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य कह ले या ध्येय वाक्य कह ले? और टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन का आदर्श वाक्य यानी क्या है? तो ये दोनों मुझे आप उत्तर दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, अब यहीं से यानी कि योजना हमारी 61 तक है और अभी हम 1959 पर ही पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं 1960 में अगर हम बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना तो हमारी चल रही है। हमारी कृषि की ओर जो है ये उद्देश्य था पहली का, और उद्योग की ओर दूसरा। तो हम उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत में स्थापना हो रही है। और इन्हीं सब में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारी सिंचाई का जो निर्माण कार्य है, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है अगर हम इसकी बात करते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसकी कहते हैं कि शुरुआत अगर बात की जाए तो 1944 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1946 में इसको शुरू करने का उद्देश्य रखा गया, और यानी कि आजादी से पहले की बात चल रही है। फिर 1948 में इसका निर्माण कार्य भारत में आजादी के बाद शुरू किया गया। उसके बाद इसको 1963 में इसका उद्घाटन किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा। तो ये सब जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ही समावेशित हैं। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका हम लाभ उठा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 61 में एक भारत में जिसे कहते हैं दहेज प्रथा अधिनियम पेश किया गया था। 61 में अगर हम बात करें तो भारत में ही दहेज प्रथा अधिनियम लाया गया, जो ये बिल 60 में लाया गया और 61 में पास हुआ था। 1960 में भारत में दहेज प्रथा बिल लाया गया जो 61 में पास हुआ था। यहीं पर हम बात करते हैं तो भारत में दहेज प्रथा अधिनियम के लिए, इस पर ही बहस करने के लिए हमने संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई थी। 61 के लास्ट में और 62 की बात होती है कि पहली बार संयुक्त बैठक का आह्वान किया गया था। इसका जो उल्लेख है, हमने आपको जब टेस्ट क्विज दी थी, पॉलिटी की टेस्ट क्विज, तो उस टेस्ट क्विज में ये बात मैंने आपसे पूछा था, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, अब बात करते हैं 1962 की। तो 1962 में यानी कि अब हमारे पास 61 और 62 की बात करते हैं। तो 61 में क्या हुआ कि इसी योजना को हमने रिसाइकल करके, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास जो बिल था वो बिल हमारे पास कंप्लीट हुआ और हमारी योजना का जो टारगेट था वो पूर्ण हो गया। यानी कि हमारी योजना का जो टारगेट था 4.5, तो 4.5 ना रह करके 4.27 हमको इतने परसेंट योजना के हम पास पहुंच पाए थे, यानी कुछ ही परसेंट दूर रहे। इसे कह सकते हैं सफल योजना, सफल पंचवर्षीय योजना ये भी रही हमारी, पहली सफल रही और दूसरी भी सफल पंचवर्षीय योजना हमारी रही। अब कहीं ना कहीं भारत का मनोबल बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी कि सुपर से भी ऊपर है भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य ध्येय है। तो अब क्या होता है कि अब हम यहां से थोड़ा सा मार्ग विचलित होंगे, लेकिन कहते हैं ना परिस्थितियां मनुष्य के अनुकूल नहीं होती हैं।
उन्हें बनाना पड़ता है। मनुष्य परिस्थितियों का अनुकूल नहीं होता है, परिस्थितियां मनुष्य के अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन परिस्थितियों को मनुष्य के अनुकूल बनाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये मान के चलिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, लाइफ में जब तक उतार चढ़ाव नहीं रहेगा लाइफ नहीं रहेगी। डेडलाइंस जो हम होती है ना वो सीधी हो जाती हैं, आप जानते हैं ना, लाइफ लाइन टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी यानी वो इंडिकेट कर रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइफ लाइन चल रही, तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि ऊपर नीचे आप चल रही, तो लाइफ ऐसी चलेगी भाई। हार्ट भी ऊपर नीचे होती है ना, तो लाइफ ऐसी चलनी है। लाइफ अगर आप चाहते हैं सरल हो जाए, सीधी हो जाए, तो आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, तो इसलिए कभी विचलित नहीं होना। अब यहाँ पे क्या है कि 2 योजनाएं तो हमको मिली हैं, हम 2 योजनाओं से बहुत लाभान्वित हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना अब हम लाने जा रहे हैं। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आती है तो ये भारत का दुर्भाग्य कह लें, हमारी नियति कह लें, कि उस वर्ष या उस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत पर जिसे कहते हैं 3 प्रकार से हमले किए गए। 2 हमले पड़ोसी देशों के रहे और 1 हमला प्रकृति का रहा, जिसे कहते हैं प्रकृति की भी मार झेलनी पड़ी। अब यहीं से कहानी शुरू होती है भारत के उपवास की। वो कहानी, वो मंजर याद करके, वो चीजें सुन करके, तो मैं तो भाई उस जमाने में, शायद जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उस जमाने में शायद पिताजी भी मेरे नहीं रहे होंगे, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उस जमाने की बातें जब सुनते हैं तो उस जमाने की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप करुण रस की बात करें तो करुण रस से आपके अश्रु भर जाएंगे, आंखें आपकी आंखें जिसे कहते हैं आंखों से अश्रु आपके बहना शुरू हो जाएंगे, और आप फिर ये सोचोगे कि यार उस समय भारत कैसा था, उस समय भारत कितना दुख भरी, कितना दुखदायी भारत था। तो अब चलते हैं भारत के उपवास की कहानी की ओर बढ़ते हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या खास बातें थी, अब देखना यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में होता क्या है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं वो तो भाई प्रधानमंत्री ही रहता है, उपाध्यक्ष जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो उपाध्यक्ष यहाँ जीएल नंदा को पुनः बनाया गया। जीएल नंदा जी फिर से आते हैं मॉडल लेकर के, और जीएल नंदा यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष है वो जीएल नंदा है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया वीटी के कर्मचारी थे, तीसरे के फिर आते हैं जीएल नंदा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, यानी कि 1961 से 66 की कहानी, ठीक है, 1961 से 66 की कहानी शुरू होती है। हम लोग दहेज प्रथा की बात कर चुके थे इस पर, कि दहेज प्रथा हमारे देश की जो भी व्यवस्था रही उसको हमने देखा। अब होता क्या है, इस पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योग दोनों को शामिल किया, यानी कृषि भी रखेंगे साथ साथ उद्योग की भी रखेंगे, यानी कि हम दोनों का विकास करेंगे। भारत के पास इतनी खाद्यान्न पैदा हो चुका था कि भारत में लगा कि हाँ, हम जो खाने का निर्यात है, अन्न का निर्यात भारत ने करना शुरू कर दिया था। भारत यहां से कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत कृषि प्रधान देशों की लिस्ट में, सूची में शामिल हुआ था। अब भारत में जब अभी मंदी आएगी और भारत में जब कभी ये से कहते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना असफल होंगी, उसके बाद भी भारत से ये टैग नहीं छीनेगा। भारत कृषि प्रधान देश सदियों से था और आगे भी रहेगा। ऐसा प्रश्न सिविल में कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने पर और जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के ब्रेक होने पर, तो आपको क्या लगता है कि भारत को कृषि प्रधान देश माना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये प्रश्न है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पे आपको उत्तर देना है कि एक पंचवर्षीय योजना के असफल होने से या एक पंचवर्षीय योजना में कृषि का उत्पाद ना होने से भारत कृषि प्रधान देश की सूची से बाहर नहीं होगा। भारत कृषि प्रधान देश की सूची में था क्योंकि भारत ने बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करना शुरू किया था, और भारत अन्न का निर्यात बहुत सालों से कर रहा है, सदियों से करता चला आ रहा है। भारत अगर देखें तो कई दशकों से भारत एक विश्व स्तर पर एक सूची बनाकर रखता है कि चीजें निर्यात करता ही करता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखना यहीं से कहानी भारत की एक शुरू होती है अवमूल्यन की, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ये अवमूल्यन क्या होता है, अब समझना। अवमूल्यन, ये अवमूल्यन क्या होता है, इसी चीज को समझना है, क्योंकि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। 3 बार समझिएगा। पहली बार 1949, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। ये भारत की मुद्रा की अवमूल्यन का वर्ष है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में शायद पहला हुआ था, 20 सितंबर के आसपास, दूसरा जून में हुआ था, और तीसरा यही कहीं नवंबर का महीना आता है, इसमें आसपास में हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट आप गूगल करिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको वर्ष बता रहा हूँ, इसका तो मुझे कंफर्म है कि 20 सितंबर है, इसका जून है,
और इसका आप डेट टू डेट देखना अगर चाहते हैं तो आप गूगल बाबा सहायता लीजिएगा। वर्ष मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कि अवमूल्यन समझिएगा। सपोज दैट मैं पेपर देने चला गया, एग्जाम देने गया, सेंटर मिला मुझको भाई कानपुर सेंटर मिला, कानपुर में पेपर देने गया और दुर्भाग्यवश पेपर के बाद जब मैं निकला, यानी कि जब बैग जमा करते हैं तो बैग में मेरे जो पर्स पैसे थे वो चोरी हो गए। अब मेरे पास घर जाने को मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे घर जाना है अपने। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस सहायता में भीख मांगनी चाहिए, किसी से सहायता लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन जमीर वाला व्यक्ति मैं भीख नहीं मांगूंगा, तो मैं घर कैसे जाऊंगा? फिर जब ये सब बातें दिमाग में आएंगी तो फिर उपाय आता है कि चलो भाई कुछ सामान बेच दे। मैंने अपना फोन गिरवी रखने को सोच लिया कि भाई चलो अपना फोन गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। फोन मैंने लिया उस जमाने में, यानी कि जब मैंने फोन लिया वो 10,000 रुपए का था। अब मैं जब उसको फोन को बेचने गया तो दुकानदार ने कहा कि भैया हम आपको 4,000 रुपए देंगे। सोचिएगा, मुझे पता है कि यार फोन अगर किसी भी गिरिल हाल में बेचूंगा तो 6,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो दुकानदार जो है वो मेरे उस समय जो परिस्थिति मेरी जो बुरा वक्त है उसका वो लाभ उठा रहा है। और यही अर्थव्यवस्था है। इसी अर्थव्यवस्था में किसी का बुरा वक्त किसी के लिए लाभ का वक्त होता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें कोरोना काल में, तो कोरोना काल में अगर देखें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, या हम एक जो है किराना शॉप की बात कर लेते हैं, है ना। अब इसमें देखिएगा इन लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन में जो चोरी चुपकी चीजें बेची इन्होंने, तो 5 की चीजें यानी 5 रुपए की वस्तु 15 रुपए में बेची इन्होंने। ठीक है, यहां समझना, मेरी जरूरत थी, मेरी गर्ज थी, मैंने लिया यहां पे। ठीक है, ये है मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा की वैल्यू को गिरा देना। कभी आप अपनी चैन गिरवी रखते हैं, मतलब इस बात को समझिएगा आपके परिवार में कि जब कभी घर बनता आवश्यकता पड़ती है या कुछ होता है तो माताएं बहनें अक्सर अपने आभूषण को गिरवी रख दिया करती हैं, और आपके घर में यानी कि पैसे का मार्ग आ जाता है और फिर आपका घर जो भी रुका कार्य होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि जब रुका कार्य बनता है तो जो रुका कार्य जब बन जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जब वो शॉप पर जाती हैं और अपने आभूषणों को जब गिरवी रखने की बात करती हैं, तो जो आभूषण जो भी उनका था गहना, उस गहने की जो वैल्यू होती है, अगर उस जमाने में 10,000 रुपए का था तो वो दुकानदार कहता है कि देखिए बहन जी 10,000 नहीं देंगे आपको, हम इसका 5,000 या 6,000 हो पाएगा, इससे अधिक नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत चीजें कट जाएंगी, ये पुराना हो चुका है, घिस चुका है, उसका वेट कम हो चुका है। और जानते ही आप इस चीज में वो होता क्या है कि भाई चलो भाई मजबूरी है, ये तब होता है, ये भी बातें तब होती हैं, ये भी समझेगा। अर्थव्यवस्था में जरूरी नहीं कि आपके गहने की, आपके आभूषण की जो कीमत है हमेशा गिरती ही है। अगर सोने के भाव कम चल रहे हैं मार्केट में, सोने का भाव कम है अगर मार्केट में, और आपका जो सोना है उस जमाने के हिसाब से देखा जाए ज्यादा है, तो आपको ज्यादा मिलता है। कभी कभी जैसे कहते हैं कि आपने लिए 10,000 रुपए तोला था, ठीक है सोना, आपका 10,000 रुपए तोला सोना चल रहा था और आपने क्या काम किया, जो ये आभूषण लिया था आपने उस आभूषण को रखा और अगले ही 1-2 महीने बाद ये हो गया 15,000 रुपए तोला सोना। अब आप जब रखने गए, गिरवी रखने गए, तो वेट के अनुसार 10 की वस्तु आपको 12 या 15 की पड़ेगी। तो कभी कभी यहाँ पे मुद्रा का डिवैल्यूएशन ऑफ मनी नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। फिर यहाँ पर जो हमने अपनी वैल्यू रखी, यानी कि जो मनी हमको मिली वो मेरी वस्तु के बराबर की नहीं मिली, वस्तु की जो कीमत थी, वस्तु की कीमत से कीमत कम हमें मिली, यही अवमूल्यन है। समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है कि ये तो आपको पता है कि 1949 में भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। समझिएगा यहाँ पे अब होता क्या है कि कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के 1 रुपए की कीमत, यानी कि ये जो रुपया है 1 रुपए की कीमत जो थी वो $1 के बराबर थी। ठीक है, समझिएगा, ये आजादी के दिन की खबर है ना, 15 अगस्त 1947 की बात मैं बता रहा हूं आपको। अब होता क्या है कि आज की अगर वैल्यू देखा जाए तो आज भारत का अगर कहें रुपए और डॉलर की तुलना की जाए अमेरिका के, तो अमेरिका के $1 की कीमत लगभग 70 से 80 रुपए के बीच में है। अभी 76 रुपए हो गए थे, फिर 78 हुए, अभी कितना है करंट का मैं मुझे नहीं पता, लेकिन 70 से 80 के बीच मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 70 से 80 के बीच में पहुंच जाते हैं। समझिएगा कितना परिवर्तन आ चुका है, आप ये चीज समझ सकते हैं। यानी कि मुद्रा की वैल्यू दिन ब दिन गिरती चली जा रही है भारतीय मुद्रा की। क्यों?
क्योंकि ये सब मांग और लोच पर निर्भर करता है। मांग और लोच क्या होता है, ये आपको जब आपको जीडीपी एनएनपी जब पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा मांग और लोच क्या होता है। ओके, अब देखना यहाँ पे होता क्या है, इस पहली मुद्रा अवमूल्यन को अगर हटा दें तो दूसरी मुद्रा अवमूल्यन की ओर बढ़े, और लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने इस पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष मैंने बताया आपको, अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि नेहरू जी रहते हैं। लेकिन नेहरू जी जब भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते हैं 63 में और 64 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के जो अध्यक्ष बनेंगे दोबारा, यानी कि इस योजना का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो अध्यक्ष बनते हैं कौन, हमारे शास्त्री जी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गौर से देखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, और यही पहला कारण है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का। कहते हैं कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया, और 26 अक्टूबर को हमने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी। ये आजाद भारत और भारत में पहली बार लगी हुई ये आपातकाल इमरजेंसी थी। अंग्रेजों के जमाने में इसका उल्लेख मिलता है, और ये आप मुझे बताएंगे किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था को बनाया था। तो उस अधिनियम का उल्लेख आप करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। ओके, आरओ एआरओ लोअर पीसीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं भारतीय ज्ञान दर्शन चैनल को अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो प्रश्नों के लिए तैयार रहा करिए। आपको पहली बात बता दूं, आपको मेरे साथ चलना है तो इसी प्रकार चलना है, ठीक है, खुली बेइज्जती के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं अगली वीडियो में इसका उत्तर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ठीक। अब होता क्या है कि भारत चीन युद्ध के बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत चीन युद्ध के उपरांत भारत में जो व्यवस्थाएं फैलती हैं, कहते हैं कि जब चाइना ने पहली बार यानी कि पहला हमला किया अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर गांव में, पहली बार उसने जब पहला बम गिराया और पहली बमबारी हुई, इस युद्ध को हम हार जाते हैं। वो तो चलिए ठीक है हमारी, क्योंकि हमारे पास नई बंदूकें नए हथियार आए थे, लेकिन उनका चलाने का प्रशिक्षण हमें नहीं प्राप्त था। वो पेटियां वो बंदूकें वैसे की वैसी रहीं, हम पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, और जो है चाइनीज नए आधुनिक हथियारों से थे। और यहीं पर जो गांधी जी की जो वार्ता, शांति वार्ता थी, उसका अनुसरण करते हुए नेहरू जी ने जो कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, उसी का परिणाम था ये युद्ध, है ना। यानी कि तिब्बत की सीमा को लेकर के ये युद्ध हुआ था, तिब्बत की सीमा विवाद को लेकर के। चलो, इस युद्ध ने भारत को लाखड़ा कर दिया, यानी कि पीछे 50 साल भारत को पीछे ढकेल दिया। अगर हम कहें 1962 के युद्ध के 50-60 साल हो चुके हैं, लेकिन वो दर्द आज भी ताजा है, और एक बड़ा भूभाग भारत को गंवाना पड़ा था। आपको पता है अक्साई चिन जो आज चीन के क्षेत्र में है, यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो कभी भारत में होती थी, आज वो चाइना में है। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा दुख का कारण होता भी है कि काफी बड़ी जमीन, बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर जमीन चाइना के हाथ में है। और उस जमाने में एक बात कही गई थी, नेहरू जी, यानी कि जानिए, ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जानिए, क्योंकि पिता से ही हमें बातें मालूम चलती हैं, अपने घर परिवार, अपने पटीदार की, दादा से बाबा से ही मालूम चलती है कि बेटा तुम्हारे चाचा ऐसा करते थे, तुम्हारे पापा ऐसा करते थे, तुम्हारे बाबा ऐसा करते थे, बाबा के भाई ऐसा करते थे। ये कहानियां हमको मालूम चलती हैं। तो ये कहानी जानिए। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। सब कुछ अच्छी है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। जब चाइना से युद्ध हार जाते हैं और चाइना हमारे 80 वर्ग किलोमीटर जमीन को छीन लेता है, यानी कि दिल्ली जैसे 9 शहर बस सकते हैं। समझ सकते हैं आप, दिल्ली का क्षेत्रफल देख लीजिएगा कि दिल्ली जैसे 9 शहर बस सकते हैं, उतनी जमीन चाइना ने हमसे छीनी 1962 में। इतने बड़े आघात के बाद जब युद्ध खत्म होता है, संसद की पहली बैठक होती है, तब विपक्ष, संसद में विपक्ष जो है वो लोकसभा में नेहरू जी को उठाता है, घेरता है इस प्रश्न पर कि जो जमीन, जो क्षेत्र, भूभाग हमसे गया, हमसे अलग हुआ, जो नागरिक वहां के हमसे अलग हो गए, हमसे टूट गए, आज वो चाइना के हो गए, इस पर क्या कहना है आपका नेहरू जी। तो नेहरू जी उत्तर देते हैं कि जो जमीन गई वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली जमीन थी, बंजर थी, यानी कि शीत मरुस्थल थी वो। तो ऐसी जमीन के जाने पर अफसोस नहीं करना, वहां कुछ उपज नहीं होती थी, कुछ पैदावार नहीं होती थी, और वो जमीन गई
चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास हमारे और लोग तो बचे हैं, सेफ है, सुरक्षित हैं, संधि करनी पड़ी थी हमको भाई। तब विपक्ष के नेता महोदय ने अपनी गांधीवादी टोपी को उतारते हुए कहा था, जब उन्होंने गांधीवादी टोपी उतारी तो उनके बाल सर में नहीं थे, वो गंजे थे, टकले थे। उन्होंने अपने गंजे पर हाथ मारते हुए कहा, नेहरू इस पर भी कुछ नहीं उगता, कहो तो कटवा दूं। यानी कि ये जो सर है, मस्तक है, इस पर बाल नहीं उगते हैं, ये बंजर है, अब ये सपाचट मैदान है, कहो तो इसको भी धड़ से अलग कर दूं। ये वाक्य लोकसभा का कहते हैं अवाक कर देने वाला वाक्य था। लोकसभा के ऐसे बहुत से बहस हैं, जैसे जब आप पढ़ते हैं संविधान में जब केस पढ़ते हैं, वाद पढ़ते हैं, जैसे केशवंत भारती बनाम किरलाज का मुकदमा पढ़ते हैं, वेणुवाड़ी बनाम भारत संघ का मुकदमा पढ़ते हैं आप, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मुकदमा पढ़ते हैं आप, तो ऐसे मुकदमे जब पढ़ते हैं तो ऐसी लोकसभा के वाक्याएं हैं, लोकसभा की घटनाएं हैं। उस घटना का एक आपको मैंने ये वृत्तांत सुनाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, 1962 में चीन युद्ध के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं दिशाविहीन होना शुरू हो गई कि अब वो मार्ग से भटकना शुरू हो गई है। बिल्कुल इस बड़े भूभाग से आहत नेहरू जी भी कहीं ना कहीं अब और अपनी वृद्धावस्था में पहुंच भी चुके हैं वो काफी, क्योंकि नेहरू के जन्म जी की बात करें तो नेहरू, देखिए अब इनके जन्म की नेहरू की कहानी सुनिएगा। देखिए 14 नवंबर आपको पता है कि नेहरू जी का जन्मदिन मनाते हैं चाचा नेहरू, मधुमेह दिवस, बाल दिवस, और 1889 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनका जीवन काल है। देखिए तो कहीं ना कहीं अब जब नेहरू जी द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना युद्ध में, भारत चाइना युद्ध में कहीं ना कहीं आहत तो हुए ही हैं, विपक्ष जीने नहीं दे रहा है, विपक्ष इतना उनके ऊपर प्रेशर भी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इतनी सब बातें चल रही हैं तो 63 में भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया गया, लेकिन 64 आते आते नेहरू जी चल बसे। अब नेहरू जी चल बसे तो अब समस्या भारत के सामने कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। नेहरू के मरने के बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता, गद्दावर नेता, बड़े नेता जो बाहुबली नेता थे, वो सोचने लगे कि अब मैं प्रधानमंत्री हूं, सपने देखने लगे, सपने बुनने लगे। सबसे बड़ा नाम उसमें निकल के आता है, देसाई जी का नाम निकल के सामने आता है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन समस्या यहां यह थी कि कांग्रेस अब विभाजन की ओर बढ़ना शुरू हो चुका था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे, कांग्रेस के अध्यक्ष दक्षिण भारत के मशहूर नेता, प्रसिद्ध नेता के कामराज थे। तो के कामराज ने कांग्रेस के विभाजन को रोकने के लिए, कांग्रेस विभाजित ना हो इसलिए उन्होंने नाम रिकमेंड किया, किसका? शास्त्री जी का। शास्त्री जी ने कभी प्रधानमंत्री पद चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय बड़े नेताओं में अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण और देसाई जी ये नाम उभरकर सामने थे प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन समस्या यहां ये थी, कांग्रेस मतलब नेहरू, नेहरू मतलब कांग्रेस। इन 17 सालों में, यानी कि वो प्रधानमंत्री 17 सालों तक रहे, तो 17 सालों में भारत में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हो चुकी थी, दिमाग में घर कर गया था कि नेहरू मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब नेहरू। जैसे करंट टाइम में अगर हम बात करते हैं, हमारे आपके दिमाग में बन चुका है बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी बन चुका है ना। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी चुनाव जीतती भी है तो सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाती है। मोदी की छवि इस समय भारत में कुछ इस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार उस जमाने में नेहरू की छवि हुआ करती थी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बिल्कुल इतिहास को करंट से, आज के करंट से उस समय के करंट को जोड़िएगा, नहीं बीते हुए कल से जरूर जोड़िएगा, आपको समझने में बिल्कुल जरा भी देर नहीं लगेगी। आपको वो दृश्य, वो मंजर सामने आ जाएगा कि जो स्थिति आज एनडीए सरकार की है वो कभी उस समय यूपीए सरकार की हुआ करती थी। कब की बात मैं कर रहा हूं? 1964 की बात मैं कर रहा हूं। ओके चलो अब बात करते हैं यहां पे क्या होता है कि सभी लोगों की सहमति से नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नेहरू जी यानी 13 दिन के उपाध्यक्ष जीएल नंदा रहते हैं, जो उपाध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री कार्यकार प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। वो उनके 13 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी के पद खाली होने का जो पद भरना है वो शास्त्री जी भर देते हैं। समझना, 27 मई को मरे हैं, 13 इसमें ऐड करोगे आप शास्त्री जी का कार्यकाल पा जाओगे। शास्त्री जी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे ये आपको मालूम चल जाएगा। 64 में प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके सामने चुनौतियां बड़ी ज्यादा हैं। पहला तो चीन युद्ध के साथ जो विवाद हुआ है वो हमारा शांति वो शुरू हुआ है, वो एक बड़े पैमाने पर है। दूसरी बार कि इतने बड़े कांग्रेस को संभाल कैसे पाएंगे वो। आनंद भवन में जिसमें नेहरू रहा करते थे, उस भवन में जब शास्त्री जी रहने गए तो लोगों ने उनको कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे कि इतने बड़े भवन में नेहरू जी इसलिए रहते थे कि नेहरू जी से मिलने दिन भर में हजारों लोग आते थे, शास्त्री जी से मिलने कौन आएगा। नेहरू जी की बहन की बात करते हैं,
तो विजय लक्ष्मी पंडित, हस्तनी मेहता, ये सब कहीं ना कहीं शास्त्री जी को इन बातों का एहसास दिलाया करती थी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सब कहीं ना कहीं देखते थे इंदिरा को लेकर के। इंदिरा भी यहाँ प्रधानमंत्री बनने का शिकार मतलब चाहती थी, वो भी उनकी मांग पूरी नहीं, इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटने की ओर बढ़ रही है। जब परिवार टूट रहा है तो योजना पे कौन ध्यान देगा यार? जब घर हमारा टूट रहा है तो हम निर्माण कार्य पे ध्यान देंगे? नहीं देंगे, हम अपने घर पर ध्यान देंगे। तो पहली यही जो एक वजह, ये भी मेरा जो अपना जो विचार विमर्श और मेरा जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, मैं अगर कहूं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो युद्ध तो ठीक था, युद्ध तो चलो ठीक था, लेकिन आपसी फूट इस योजना को दिशा विहीन और कर दिया। ये तो चलो ठीक था। अब चीन के युद्ध से भारत उभरा ही था कि पाकिस्तान ने सोचा यह अच्छा मौका है कश्मीर छीन लेने का, यह अच्छा मौका है कश्मीर छीन लेने का, और उसने 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण आपको होता है पता है आपको, फिर ताशकंद समझौता अभी निकल के सामने आएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होगा। तो 65 में चीन के युद्ध का जो बैक था सपोर्ट देने के लिए, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया। उसको यह लगता था कि भारत बिल्कुल गांधीवादी शांति प्रिय देश है और वो कुछ नहीं करे। लेकिन नेहरू जी के पद खाली होने के बाद शास्त्री जी ने जब पद ग्रहण किया था तो शास्त्री जी ने नेहरू जी की उन योजनाओं का, गांधी शांति वार्ता वाला या गांधी जी के पक्षधर वाली योजना का त्याग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सबल बनाने के लिए योजना शुरू कर दी थी। क्योंकि चीन से जो ये पराजय थी, ये कहीं ना कहीं एक टीस की तरह चुभती थी, एक चुभन थी कि आजाद भारत पर पहला आक्रमण किसने किया है? आजाद भारत पर पहला आक्रमणकारी देश चाइना है। अगर कहें तो चाइना आक्रमणकारी देश पहला नहीं है, वो विजय करने वाला पहला देश है। आक्रमणकारी देश पहला पाकिस्तान है। निर्माण के बाद पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने उसमें वो नहीं आया था। आपको पता है ना, कबीले सैनिकों के द्वारा उसने हमला किया था और कश्मीर का कुछ इलाका छीन लिया था। तो ये लिखा पढ़ी में स्पष्टीकरण ये नहीं है कि पाकिस्तान का ही अटैक था। पाकिस्तान ने भारत पर 3 बार अटैक किए हैं प्रत्यक्ष रूप से, अब प्रत्यक्ष रूप से 5 बार अटैक हो चुका है, ठीक है। और जो सीज फायर को उल्लंघन कर तो रोज साला अटैक करता ही रहता है, उसकी तो बात ही मत करो, नालायक है वो। वैसे ही पाकिस्तान का आकर कुत्ता है, और कुत्ता कहाँ अपनी उससे बाज आने वाला है, जानते ही हैं आप। तो अब होता क्या है यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं कि शास्त्री जी के समय जब ये जो अटैक करता, शास्त्री जी ने एक योजना लाई थी कि हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपनी सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डिफेंस पर सबसे अधिक खर्च किए, अपने बजट का 2% बढ़ाकर खर्च करने वाले प्रधानमंत्री शास्त्री जी। उसी की देन थी कि 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटाया, उसको उसकी औकात दिखाई कि तुम जिस लायक हो तुम जान लो, ठीक है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। अब ये बात जब उभर कर सामने आ जाती है, लेकिन ताशकंद समझौता भी होना है, और उसी समय यानी कि 65 के युद्ध के पहले ही भारत में भूखमरी शुरू हो जाती है। क्योंकि 64 के खत्म होने के बाद और 65 के बीच में भारत में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। उस बार यानी कि कहते हैं मानसून नहीं आता है और वर्षा नहीं होती है, और उस जमाने में सिंचाई का इतना अच्छा साधन भी नहीं था, यानी कि जो नहरें हैं, नहरों का निर्माण नहीं होता। नहरों का निर्माण तो इंदिरा गांधी कराएंगी, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लेकर के आएंगी तो नहरों का निर्माण होगा। अभी तो भारत में नहर व्यवस्था नहीं है, कुएं से, नलकूप से, तालाब से, ट्यूबवेल से, ये सब व्यवस्थाएं। यानी ट्यूबवेल की व्यवस्था तो भाई नलकूप है, कुएं ही सब साधन है, समझ रहे हैं। वर्षा के जल के संचय को करना और उसी से हमें खेती करना। तो उस जमाने में खेती नहीं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं आप तो मदर इंडिया मूवी को देख लीजिए। मदर इंडिया मूवी को जैसे ही देखेंगे आपको भारत की कृषि व्यवस्था का वो मंजर दिख जाएगा जो उस जमाने में हुआ करता था। यानी कि हम भगवान के सहारे से कहते थे कि अब पानी बरसेगा, अब फसल होगी, अब ठीक होगी। किसान सिर्फ आसमान की ओर देखता कि अब शायद प्रभु की माया आ जाए और कुछ बारिश हो जाए। लगान देखिए, यही सब आपको दिखाया जाएगा कि उस समय का ये इतिहास भारत का कैसा था, कैसे डिपेंडेंट लोग थे। चलो अब बात करते हैं कि जब भुखमरी भारत में पड़ ही रही थी तो लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं कि भारत के पास कुल 3 या 4 महीने का राशन था। यानी कि पूरी भारत की आबादी, यानी कि 1941 की जनगणना के अनुसार जो 40 करोड़ आबादी थी, उस 40 करोड़ की आबादी को हम 50 करोड़ की आबादी मान लें। 1951 की जनगणना के बाद से अगर मान लें हम, तो उस 50 करोड़ की आबादी में भारत की भुखमरी के लिए यह मंजर हो चुका था कि पूरा भारत 4-5 महीने ही सिर्फ भोजन कर सकता है, अगर जिस प्रकार भोजन चाहिए भारत की। यानी कि प्रति एक व्यक्ति की जो मील है 2200 किलो कैलोरी और 2400 किलो कैलोरी, इसकी अगर हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ 4 से 5 महीने हैं। अब भारत के पास खाने के लिए दाने नहीं है, खाने के वांदे होने वाले हैं।
है ना, मराठी भाषा में कहते हैं ना खाने के वांदे। तो खाने के वांदे होने वाले हैं भारत के। तो अब होता क्या है कि भारत को दूसरों के हाथ फैला, जैसे भाई हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, चाय बनानी है तो क्या करते हैं, भैया 1 कटोरी चीनी दे दो, लाएंगे तुमको दे देंगे, यही तो करते हैं, स्टूडेंट लाइफ ये तो करता है भाई। अब शास्त्री जी ने भाई कहा ठीक है भाई सहायता मांगते हैं। अब सहायता मांगी गई अमेरिका से, और उस समय अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडन बेंस जॉन्स, ये अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। लिंडन बेंस जॉन्स 36वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद आपके निक्सन आएंगे, निक्सन राष्ट्रपति होंगे। ये जो लिंडन बेंस जॉन्स हैं ये कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। जब निक्सन आएंगे यानी कि 37वें राष्ट्रपति जब बनेंगे तो वो भारत की यात्रा करने आएंगे। इंदिरा गांधी उन्हें भारत की यात्रा पर बुलाएंगी, लेकिन अभी भारत की यात्रा पर ये जो लिंडन है जॉन्स ये अभी नहीं आएंगे। ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 36वें राष्ट्रपति थे, और इनसे जब हमने सहायता मांगी तो इन्होंने सहायता राशि देने की बात भी की। मुद्रा के अवमूल्यन के जिक्र नहीं हुए, वहां 66 में होंगे लास्ट में, बात तो वहां हो गई थी लेकिन ये 66 में होगी। तो अमेरिका ने हमको एक गेहूं दिया, देने की बात की, जिसका नाम है PL, एक गेहूं का नाम है PL 480। ये गेहूं की प्रजाति है। ये अमेरिका में एक गेहूं पाया जाता है जिसका नाम है PL 480। अब ये गेहूं कहते हैं वहां के जानवर यानी कि जो मवेशी हैं वो भी नहीं खाते। ये लाल कलर का गेहूं होता है, इसमें छिकला ज्यादा होता है, गूदा कम होता है। एक ये बहुत दुनिया में फेमस है, और एक जापान में कुद्दुस चावल बहुत फेमस है। कुद्दुस चावल बिल्कुल साबूदाने जैसा होता है। चाइना के लोग और जापान के लोग इसका अधिक जिसे कहते हैं उपभोग करते हैं। सबसे अधिक जापान में होता है। जापान में चावल नहीं होता है, लेकिन जापान किसी से चावल न मांगता है न लेता है, वो अपने कुद्दुस चावल को ही खाता है। स्वावलंबी व स्वदेशी उसे कहते हैं। हमारे पास भी ऐसी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी, अब तो हम स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी योजनाएं अगर कहें तो 1926 से ही हम आंदोलन चला रहे हैं, जो सफल अभी तक भारत में नहीं दिख रहे हैं। ये हमारे आपके प्रयास से ही सफल हो पाएंगे। अब इस चावल, इस गेहूं की नस्ल को भारत में मानी की देने की मांग कर ली गई। ये शास्त्री जी को पता नहीं है कि इसकी औकात यानी इस गेहूं की औकात ऐसी है। अन्न अन्न होता है, कहते हैं अन्न भगवान का प्रसाद, ऐसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे घर में है हमें वही खाना चाहिए, दूसरों के दिए हुए हमें टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। अब यहाँ पे जो गेहूं देख रहे हैं, इस गेहूं की जब सच्चाई शास्त्री जी को मालूम चलती है तो शास्त्री जी कहते हैं कि स्वाभिमान के साथ मरना मंजूर है मुझे, अपमान के साथ जीना मंजूर नहीं है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व एक अनोखा ही है। उन्हें कहते हैं नन्हे उनके बचपन का नाम था, उनकी जीवन गाथा एक अलग ही है। अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा छाप छोड़ा है ना कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री उनके छाप को छोड़ पाएगा या इनकी छाप को पकड़ भी पाएगा। आदर्श हैं। 2 सालों के अपने इस प्रधानमंत्री इतिहास में उन्होंने ऐसी इतिहासना आदर्श प्रस्तुत किया है कि कहिए मत, सोचिए मत। होता क्या है कि इसकी जब जानकारी मिलती है शास्त्री जी को, शास्त्री जी ने इस करार को बंद कर दिया कि हमें ये गेहूं नहीं चाहिए। अब जब गेहूं नहीं चाहिए तो भारत भूख मरने के लिए तैयार हो जाए। भारत जब भारत भूखा मरने के लिए तैयार होगा तो क्या किया जाए। तो इन्होंने दिल्ली के प्राचीर पर आह्वान किया देशवासियों का। जैसे कि आपने देखा होगा मन की बात जो व्यवस्था कार्यक्रम शुरू हुआ ना, आपने देखा होगा ना, ये अभी मोदी जी ने हाल ही में 51 बार, कितनी बार, 51 बार अब तक मोदी जी अपने दोनों कार्यकाल में कहा जाए मन की बात कितनी बार कर चुके हैं, 51 बार कर चुके हैं। ठीक है, आगे आप काउंट करते रहिएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मन की बात कहीं ना कहीं यहां से शुरू होती है, दिल्ली के प्राचीर से। ये वही चीज है जो ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होती है। इन्होंने सभी लोगों को बुलाया, देशवासियों का आह्वान किया, देशवासी गए और दिल्ली के प्राचीर पर इन्होंने शास्त्री जी ने आह्वान किया और बताया, कहा कि मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, 4 से 5 माह ही जो अन्न है वो चलेगा और भारत भूखा उपवास करके मर जाएगा जैसे अफ्रीका के देश हैं। अब क्या करा जाए? तो जनता ने यही इनसे प्रश्न किया, आप बताएं क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, मेरा एक उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी 1 दिन का उपवास करें, 1 दिन भोजन त्याग दीजिए सप्ताह में। सभी ने कहा ठीक है, बिल्कुल होगा। और वो पावन दिन सोमवार का रखा गया, धार्मिक दिन, यानी कि बाबा भोलेनाथ का दिन रखा गया कि चलो भाई ठीक है, सोमवार को पूरा भारत उपवास करेगा। और इसको बड़ी, जिसे कहते हैं, स्वेच्छा से भारत में लागू किया गया, अपनाया गया। ऐसे हम लोगों ने बड़ी स्वेच्छा से अपनाया ना, 5 बजे 5 मिनट थाली बजाएंगे, मित्रों, भाइयों, बहनों,
5 मिनट 5 बजे थाली बजाएंगे, हम कोरोना को भगाएंगे, हुआ था ना, वो जो हमने स्वेच्छा से किया वही चीज यहां पर शास्त्री जी ने कहा और लोगों ने मान लिया था। एक दिन का उपवास, उसके बाद भी भारत की हालत नहीं सुधरी, भारत की स्थिति नहीं बदली। 1 महीने के बाद ये हमें अनुभव हुआ कि नहीं कुछ होने वाला है। शास्त्री जी ने फिर आह्वान किया, फिर लोग आए, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण किया गया, पहली बार भी दूसरी बार भी, और यही कहा गया कि भैया एक दिन ऐसा रखिए जब एक समय का भोजन करेंगे, सप्ताह में एक दिन उपवास और दूसरे दिन एक दिन और रखिए जिस दिन सिर्फ एक टाइम का भोजन करेंगे। सुबह करिए तो शाम को नहीं, शाम करिए तो सुबह नहीं, ठीक है ना। अब वो दिन कौन सा होगा? वो गुरुवार यानी कि थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन रखा गया कि भैया हम एक टाइम का उपवास करेंगे। सोमवार एक दिन का उपवास करेंगे, गुरुवार एक टाइम का उपवास करेंगे। अब थोड़ी भारत की स्थिति सुधरेगी, सुधरने वाली भारत की स्थिति होगी, लेकिन ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होगा और इस समझौते के उपरांत 11 जनवरी 1966 को हम सब देश के प्यारे और दुलारे और कर्मठ नेता शास्त्री जी को खो देंगे। शास्त्री जी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। अगर शास्त्री जी, शायद मेरा अपना एक ओपिनियन है कि शास्त्री जी होते तो तीसरी पंचवर्षीय योजना शायद असफल होती, मैं मानता, लेकिन जिस तरह से ग्राफ उसका गिरा था, जिस तरह से उसका ग्राफ नीचे आया, उतना ना आता। अब यहां इंदिरा जी 13 दिनों के बाद प्रधानमंत्री बन जाती है। 13 दिनों तक जीएल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी समझना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के 3 अध्यक्ष हैं, पहले नेहरू, दूसरे शास्त्री जी, तीसरी इंदिरा गांधी। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसके 3 अध्यक्ष। देखिएगा, अभी एक ऐसी पंचवर्षीय योजना आएगी जिसके 4 अध्यक्ष निकल कर आएंगे। हाँ, ऐसे भी प्रश्न हैं। ये प्रश्न बड़े अजीब हैं, बड़े विचित्र हैं। ये दूसरों को नीचा दिखाने वाले प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न नहीं है, समझिएगा। यही प्रश्न हमको छोड़ने हैं और क्या याद करना है वो हमें रखना है, ठीक। यानी कि अब तीसरी अध्यक्ष बन गई है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के अध्यक्ष बनते ही इन्होंने, यानी कि जून की बात करते हैं तो 6 जून का दिन होता है, 6 जून को उन्होंने भारत की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अब भारत की मुद्रा का अवमूल्यन होते ही ये सबके दिमाग में बात आ गई कि अब तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकती। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का ये एक और कारण रहा। पहला कारण चाइना युद्ध, दूसरा कारण कांग्रेस यानी आपसी फूट, तीसरा कारण पाकिस्तान युद्ध, चौथा कारण जो भुखमरी, और 5वां कारण मुद्रा का अवमूल्यन। ये रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना का इतिहास। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी क्यों विकसित नहीं हो सकी। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करते हैं हमारे देश में क्या क्या चीजें घटना घटी, आपको देखिएगा। हमने आपको यहां बताया था 1961-62 में चीन युद्ध, 63 में बताया आपको भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का उद्घाटन, 64 में देखिए आपको नेहरू जी की मृत्यु हो रही है, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमा भंडार नायके श्रीलंका की, और वो दिन 24 जनवरी का था। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए 11 और 13, यानी कि 11 तारीख को शास्त्री जी मर जाते हैं और 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं जीएल नंदा। 13-11 जोड़ेंगे, 24 निकल कर सामने आता है। 24 तारीख को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और 24 तारीख को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक दिन को 24 जनवरी 2009 से इसे बनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, नेशनल गर्ल्स डे। तो ये पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय। आज हमने दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय को जाना। पहली पंचवर्षीय आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, अब तक नहीं देखा आपने वीडियो, तो उसको प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखा जा रहा है। अगली क्लास में यानी कि अगले इकोनॉमिक्स क्लास में हम पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।